गुड मॉर्निंग डियर। क्वेश्चंस स्टार्ट करें। आज ये पर्टिकुलर पार्ट होने वाला है पार्ट 3, ठीक है। इसमें भी मैं सारे क्वेश्चंस लूंगा। तो अभी इनिशियली थोड़े से हम ज़्यादा क्वेश्चंस स्टार्ट ले रहे हैं, फिर बाद में थोड़ा सा कम करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि ठीक है, आप लोग कंटिन्यूस कमेंट कर रहे हैं कि यू डू द मोर एंड मोर क्वेश्चंस, राइट। ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे करने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि मैं तो कर दूंगा, मान लीजिए एक एक पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकता हूँ। खाली आप अगर उनको देखते जाएंगे वीडियो में तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप रब पे उस पर रजिस्टर में आप अपने जब क्वेश्चन खुद सॉल्व करके करते हैं तो समझ लीजिए कि एरर्स उसमें निकलती हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक बात रही। और पार्ट 3 में भी अभी हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं। और ध्यान रखें कि कोई भी अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन समझ नहीं आए तो आपको मालूम ही है, पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कई बच्चे तो ये भी कमेंट लिखने लग रहे हैं कि आप फास्ट सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा स्लो कीजिए। अब स्लो मैं करूंगा, आप उसको पॉज कर सकते हो ना। वीडियो देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में नहीं हो, अभी क्लास में भी हो, बट यू आर ऑन द in the video, you can stop the video anytime, right, and you can watch anytime. तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। The sixth term of AP is 2, right, and the value of the common difference of AP which makes the product A1, A4, A5 greatest is। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में यह है कि 6 टर्म उसने दे दी है, वो 2 दे दी है, राइट। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें फर्स्ट टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, और इनका तीनों का जो प्रोडक्ट है वो चाहता है कि ग्रेटेस्ट हो। ग्रेटेस्ट होने के लिए वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस रिक्वायर्ड थी। तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो चाहता है ये। तो अब थोड़ा इसमें मैक्सिमा मिनिमा का यूज होगा। और हम एक काम करें, फर्स्ट टर्म तो ठीक यही है, इसको ले लेंगे और जो गिवन है उसको यूज कर लीजिए। द सिक्स टर्म तो वो लिखेंगे A1 प्लस 5D, और लेट कॉमन डिफरेंस तो हमने लेट कर लिया, मान लीजिए D है। कॉमन डिफरेंस तो ठीक है, वही चल जाएगा, ठीक है। सो A1 प्लस 5D इक्वल्स टू 2, ये आपको दे रखा है 2। सो ये इंफॉर्मेशन एक गिवन है। और नाउ अब जिस चीज को हमें ग्रेटेस्ट लिखना है उसको हम कुछ भी लिख लेते हैं। ये S इक्वल्स टू दिस इज A1, A4, A5, और इसको ग्रेटेस्ट करने के लिए मैक्सिमम मिनिमा का यूज होगा। इसमें मैक्सिमम मिनिमा का यूज करना पड़ेगा। और इस A1 को हम लिख सकते हैं, A1 को 2 माइनस 5D। देखिए यहाँ पे, अच्छा पहले मैं ऐसा लिख दूं, इसको A1 तो ठीक है, और इसको लिख दूं A4 तो A1 प्लस 3D होगा। ये A5 फिफ्थ टर्म A1 प्लस 4D होगा, ये हो गया, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, A1 का वैल्यू लिखना है तो सारे को एक ही वेरिएबल में करना होगा। जो हम कैपिटल एस हमने उसको डिनोट किया है, ठीक है, प्रोडक्ट है, P लिख लो, प्रोडक्ट बोल रहा तो ये P है। इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम होने के लिए, नाउ दिस प्रोडक्ट A1, A4, A5 इज ग्रेटेस्ट, एंड इन दिस केस व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा वही निकालना था, ठीक है। तो A1 की जगह आप लिख लो 2 माइनस 5D, दिस इज 2 माइनस 5D, ठीक है। और इस A1 की जगह भी मैं वही लिखता हूँ 2 माइनस 5D, 2 माइनस 5D प्लस 3D, ठीक है। और A1 की जगह 2 माइनस 5D प्लस 4D सेट कर दीजिए इसको। ये हो गया 2 माइनस 5D एंड 2 माइनस 2D, राइट। 2 माइनस 2D, दिस इज 2 माइनस D, राइट। ये तो ये ना, हाँ ठीक है। अब एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं सारी D के टर्म्स में हो गया ये प्रोडक्ट, और उसको मैक्सिमाइज होने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करके और पहले ये निकालना पड़ेगा कि D क्या होगा। और ये आप देख ही रहे हो कि D की क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, D की क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। आप चाहिए तो तीनों में से माइनस कॉमन निकाल लीजिए। 3 फैक्टर्स हैं, अगर तीनों को हम पलटते हैं तो 3 माइनस बाहर निकलेंगे तो अल्टीमेटली माइनस होगा बाहर। सो दिस विल बी 5D माइनस 2, 2D माइनस 2 और D माइनस 2, बराबर है। और अब एक और काम करें कि इनको प्रोडक्ट कर देते हैं, अगर आप थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में चाहते हैं। हालांकि प्रोडक्ट है, 3 टर्म्स का डेरिवेटिव कर सकते हैं वैसे, 2 को बाहर रख के
और थर्ड को डेरिवेटिव करना। चलिए वैसे ही करता हूं मैं, थोड़ा सा आपको एक और नई ट्रिक मालूम चल जाएगी कि अगर तीन नंबर्स प्रोडक्ट में हो तो डेरिवेटिव कैसे करना है, डायरेक्टली यही करेंगे हम। चलिए तो इसमें निकालते dp बाय डी मीन्स विद रेस्पेक्ट टू डी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इस माइनस साइन को सबसे बाहर रख दें और दो फैक्टर्स एट ए टाइम, दो फैक्टर को बाहर रखना है और थर्ड फैक्टर को डिफरेंशिएट करना होता है अगर तीन का प्रोडक्ट हो तो ये दो बाहर रख दिए मैंने, 5d माइनस टू, 5d माइनस टू बाहर रख दिया, 2d माइनस टू बाहर रख दिया और थर्ड को डिफरेंशिएट किया। तो वेरिएबल d है यहाँ पे, तो उसका प्रोडक्ट वो डेरिवेटिव ये आ जाएगा। पहले ये दो बार रखे, अब ये दो बार रख लेते हैं प्लस, सो दिस इज 2d माइनस टू एंड d माइनस टू बाहर रख दिया। इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ये माइनस तो बिल्कुल बाहर है, ये माइनस बड़ा कर दूं, ठीक है ना। तो अब मतलब ये है कि ये दोनों को हमने बाहर रखा और इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका आएगा 5 डेरिवेटिव। थर्ड की बात कर लें, इसमें पहले ये दो बार हो गए, अब ये दो बार हो गए, अब ये फर्स्ट और थर्ड बाहर कर देने का। सो दिस इज 5d माइनस टू एंड दिस इज d माइनस टू, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें 2 आएगा। ये देखिए पूरा डेरिवेटिव हो गया dp बाई डी विद रेस्पेक्ट टू, हमने उसको d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, राइट। अब एक काम करो कि इसको सबको प्रोडक्ट करके dp बाई डी को 0 लिखना, तो उसमें हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कॉन्सेप्ट था इसमें, इसलिए सवाल को लिया गया है। सो दिस इज 10d स्क्वायर माइनस का 10d माइनस 4d, राइट, एंड प्लस 4 प्लस लिख दूं मैं, इसमें 5 से भी मल्टीप्लाई होना, तो 2d स्क्वायर 10d स्क्वायर, सो दिस इज 10d स्क्वायर, थोड़ा लेंदी पढ़ने वाला है। सो 5 टू जा 10d स्क्वायर, ठीक है, 10d स्क्वायर लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर आएगा माइनस 4d माइनस 20d, ठीक है। फिर ये इससे होगा माइनस 2d माइनस का 10d, ये भी आएगा, एम प्लस 4 5 जा 20। फिर हम ये मल्टीप्लाई कर दें, राइट, इसमें सब में डबल करना है, 5d स्क्वायर 10d स्क्वायर, राइट। फिर आ जाता है माइनस का, दिस इज माइनस 10d माइनस का 20d, राइट, और माइनस 2d माइनस का 4d, राइट, एंड प्लस 4 8 हो गया। ये तो देखिए प्रोडक्ट हुआ, इसको फिर वापस रीसेट कर देते हैं। सो दिस इज 10d स्क्वायर 20d स्क्वायर 30d स्क्वायर, सो 30d स्क्वायर ये हो गया, माइनस का 14 यहाँ तक आता है, माइनस 14 और माइनस का 34, माइनस 34 माइनस 44 माइनस 44 माइनस 64 माइनस 68 माइनस 68d हो गया, राइट। और अब आप ले लो इसमें 4 कांस्टेंट, 4 और 24 और 8 32, दिस इज 32, राइट। एंड दिस dp बाय डी इसको हमें 0 लिखना होता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हम इसको यूज करने वाले हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ऐसा होता है कि जब हम क्रिटिकल पॉइंट्स बनाते हैं तो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन आएगी यहाँ पे, उसकी बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो इससे पहले 2 हटा दो इसमें, dp बाई डी फॉर critical point you have to write the dp by dd equals to 0, तो वो रख देते हैं, चलिए, और माइनस हटा दिया यहाँ पे, और इसमें से 2 भी हटा दो, ठीक है। 15d स्क्वायर माइनस 34d एंड प्लस दिस इज 16 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स लेने पड़ेंगे इसके, और फैक्टर्स से चाहिए आपको 15 इंटू 16 आ रहा है, और इसके भी 3 इंटू 5 कर दीजिए, इसके लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। अब हमें 34 चाहिए माइनस का, सो दिस इज 10 20 3 2 जा 6 2 जा 12 20 और 12 ये नहीं आ रहा है,
हम ले लें इसमें से 10, दिस इज 10 एंड 8, 24 प्लस 10, राइट, दिस इज 10। ये आप प्रोडक्ट एक ले सकते हो 10 और दूसरा ले लोगे 24, तो 15d स्क्वायर माइनस 24d एंड माइनस 10d प्लस 16 इक्वल टू 0 किया, राइट। मैक्सिमम कॉमन ले लो, 3d लिया तो 5d माइनस 8 और माइनस का हमने लिया 2 ले सकते हो, 5d माइनस 8 इक्वल टू 0। 5d माइनस 8 कॉमन हुआ तो मिला 3d माइनस 2 इक्वल टू 0। और अब देखिए आप लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है ना। सो इस क्रिटिकल पॉइंट को 0 लिखते हैं, लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या करेगी, हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं उसमें जो हम लिखते हैं कि कहाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चल रहा है, वहां इसको ये पूरा चेंज कर देगा। देखिए किस तरह से, तो यहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिल गए, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, इसको 0 पुट करोगे तो 8/5 आएगा और दूसरा आएगा 2/3। अब देखिए, अब हम चले जाएंगे मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक में। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है 12th लेवल का हुआ, मतलब जब जिसमें 12th का मैक्सिमा मिनिमा पता है तो ये आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। और उसमें भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि इस वैल्यू को टेस्ट करना था, इस पर्टिकुलर वैल्यू को टेस्ट करना था, राइट। तो देखिए ऐसा है, 2/3 छोटा है, पहले आएगा नंबर लाइन पे, और 8/5 इधर आएगा। और पॉइंट ये है कि एज पर द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम यहाँ पे राइट मोस्ट पॉजिटिव लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस लिखते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन चेंज हो जाएगी सिचुएशन। यहाँ प्लस नहीं लिख करके यहाँ माइनस से चालू होगा, फिर प्लस और फिर ये माइनस। ये आप मेथड को समझे ध्यान से, आप उसके फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाओ, वहां पे मालूम पड़ेगा कि किस तरह से मैंने किया है मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक में, ठीक है। और जब हमें अपोजिट साइड से इस तरह से एरो बनाने होते हैं और जहां पॉजिटिव से नेगेटिव रीजन में जाता है, मतलब +2 माइनस जाता है, मतलब +2 माइनस, मतलब इसको पीएम बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और दूसरा होता है -2 प्लस, -2 प्लस होता है, मतलब एमपी जाता है, एमपी छोटा होता है, तो एमपी छोटा मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा, और जो पीएम है वो तो बड़ा है ही है, तो प्राइम मिनिस्टर है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे उसे। तो आप ये ध्यान रखो, पीएम बड़ा एमपी छोटा, ठीक है ना। तो इस पे जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा, यहां पे ये +2 माइनस जा रहा है, +2 माइनस जा रहा है, तो ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा, एंड दैट विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा। बस यही आंसर हो गया, उसने खाली यही पूछा था, निकालना नहीं था, मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए थी। इट इज ओनली रिक्वायर्ड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी विच मेक्स दिस प्रोडक्ट ग्रेटेस्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा 8/5, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म एन एपी, 3 साइड्स दी हुई हैं, दे आर फॉर्मिंग द एपी, एंड देन साइन ऑफ द एक्यूट एंगल आर। तो वो जो एक्यूट एंगल बनाने वाले एंगल्स हैं उनके साइन की वैल्यू चाहिए। तो आपको अगर डायग्राम देखें, पहले तो तीनों साइड्स ले लें, ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल है और उसकी तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड्स राइट एंगल की लेंगे जो कि एपी में दे रखी है, और फिर हमें ये बताना है कि जो दो एक्यूट एंगल्स बनेंगे राइट एंगल में, एक तो 90 डिग्री हो गया, और दोनों जो एक्यूट एंगल्स हैं उनके साइन की वैल्यू। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका मान लीजिए इस तरह का है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। और आप तीनों साइड कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो a-d ले लेंगे ऐसे, चलिए, और इसको हम a ले लेते हैं और ये सबसे बड़ी साइड कर देते हैं a+d, ठीक है। तो 3 साइड्स ये हो गई, a-d, a+d, राइट। और अब इसने बोला कि दे आर इन एपी में तो हमने लिया ही तीनों को, a-d, a+d, और राइट एंगल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है वही यूज कर लेंगे, इज दैट कि पाइथागोरस थ्योरम a+d होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज a स्क्वायर प्लस a-d होल स्क्वायर। सवाल आपको समझ आ गया कि हमें वो निकालना है कि जो जो एक्यूट एंगल्स हैं, मान लीजिए ये दोनों एक्यूट एंगल हम ले लेते हैं अल्फा और बीटा, तो उनके साइन की वैल्यू निकालनी है। आपको निकालना है साइन ऑफ अल्फा निकालना है,
और साइन ऑफ बीटा निकालना है आपको, फाइंड आउट करना था। देन साइन ऑफ एक्यूट एंगल्स आर, उस ट्राइंगल की जिसके की तीनों साइड्स एपी में है, राइट एंगल है, राइट एंगल है तो पाइथागोरस यूज हो गया। और अब आप इसको ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये जो बचा है इसमें आ गया 4ad इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और एक ए कैंसिल कर देंगे। ए इसलिए कैंसिल कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम उसकी, तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब 4d इक्वल्स टू ए हो गया। हमारे पास एक रिलेशन आ गया a इक्वल्स टू 4d, d इक्वल्स टू 4a या a इक्वल्स टू 4d। ठीक है, अब आप एक काम करें, जो तीनों साइड्स हैं उसको हम ले लें। सो एज 3 साइड्स, तीनों साइड्स वहां पर उठा लीजिए आप, उसको आपने लिखा a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, तो इसको हम एक ही फॉर्मेट में लिख लें, एक ही वेरिएबल के कंटेंट, क्योंकि a से हम उसको चेंज कर देंगे। a की जगह 4d रखोगे आप तो 4d माइनस डी हो गया, a की जगह डायरेक्ट 4d रख दो और a की जगह 4d प्लस डी लिख दो। ठीक है, तो साइड्स को हम 3d, 4d और 5d बोल सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब इसमें जब आप साइन अल्फा निकालोगे, साइन अल्फा, ठीक है ना, तो साइन अल्फा अगर लिखते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ए वाली जो साइड है ए वाली को लिखोगे 4d, हो चुकी है। ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस है a प्लस डी, तो a प्लस डी 5d हो गया, 5d हो गया, d कैंसिल हो गया, तो 4/5 आ रहा है, राइट, साइन अल्फा की वैल्यू। वैसे तो आंसर एक से ही आ रहा है, दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरा 4/5 है भी नहीं 4 ऑप्शन में। ठीक है ना, तो ये तो हमें मालूम चल रहा है, और कोई 4/5 दूसरा नहीं है, तो वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन कर लेते हैं हम यहाँ पे, अभी थोड़ी एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से साइन बीटा निकाल लें। साइन बीटा कर देखेंगे, परपेंडिकुलर है a माइनस डी, तो a माइनस डी परपेंडिकुलर है, 3d लिखो। इधर से अगर देखेंगे एंगल तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है उसका। ठीक है, तो a प्लस डी की जगह आप लिखो 5d, और ये आ गई वैल्यू 3/5। तो जो दोनों एंगल्स थे उनके साइन की वैल्यू हो गई आपकी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, 3/5 एंड 4/5। ठीक है, देखिए जैसा मैंने आपको बोला था, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं सारे लूंगा। ठीक है, अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में तो बहुत सारे ही क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप ये वीडियो देख के फिर आप प्रैक्टिस ही नहीं करें, आप बोला हमारा सारी वैरायटी, और हो जाएगी। एक भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं बचेगा जो कि उस तरह का आप नया सवाल देख पाओगे। तो जितनी वैरायटी पॉसिबल है, हम अभी तक खाली इतना ही सीखे, एनेट टर्म और सम ऑफ एन टर्म्स, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस ले रहे हैं, या जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस नहीं करें। अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की तो कोई फायदा नहीं होता, उसमें बीच में बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जो कि फाइनल आंसर मैथ्स में तो आपका यही है कि अगर नंबर थोड़ा सा भी मिस्टेक किया, प्लस माइनस का भी किया या कोई भी मिस्टेक किया, तो डायरेक्ट आंसर गलत ही आना है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस जरूरी है भाई। आप ये ले लीजिए, क्वेश्चन बोलता है इफ log 2 बेस 5 कॉमा log 2 to the power x minus 3 base 5 and log 17/2 plus 2 to the power x minus 1 base 5 are in AP। ये तीनों नंबर्स जो है लॉगरिथमिक वैल्यूज हैं, AP में बोल रहा है। देन वैल्यू ऑफ x, तो इसमें ये बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो 3 नंबर आप देख ही रहे हो, ये वाले, राइट। तो ऐसा करेंगे, बीच वाले का डबल करेंगे, double of the middle term equals to sum of the extreme terms in AP, right? So 2 times of log 5 base 2 to the power x minus 3 equals to sum of the extreme terms। ये दोनों extreme terms को हम ऐड कर देंगे, so ये हो जाएगा log 2 base 5 plus log of 17/2 plus 2 to the power x minus 1। ठीक है, और यहाँ पे ये बेस 5 ही है। तो अब एक चीज़ देखिए, एक चीज़ अच्छी की हुई इसने, सब जगह लॉग बेस 5 है, तो हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ये नंबर ऊपर चढ़ जाएगा, पहले हम लॉग हटाएंगे, तो n log m लिखा है, तो log
ये स्क्वायर जाएगा, ठीक है। फिर आप ले लो यहाँ पे log m प्लस log n, ये प्रोडक्ट होगा तो log में आएगा, बेस 5 ही चल ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अंदर जब मल्टीप्लाई होगा ये इससे नंबर तो 17 बचाएगा प्लस, और यहाँ पे भी देखिए 2 टू द पावर x माइनस 1 है, इसको थोड़ा यूँ लिखो, 2 टू द पावर x बाई 2 लिख लो, और इनटू ये इसकी वजह से 2 से मल्टीप्लाई होना है तो खाली 2 टू द पावर x बचेगा ये, तो ये एक चीज होगी, ठीक है। अब आप आ जाइए, इसमें दोनों तरफ लॉग हटा सकते हैं, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो वो हट जाएगा 2 टू द पावर x, और हटाते हुए मैं स्क्वायर भी कर दूं, ये तो हट ही गया लॉग। अब इसको सॉल्व करना है तो 2 टू द पावर x का स्क्वायर आएगा माइनस 3 टू जा 6, 2 टू द पावर x प्लस 9 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें मिल रहा है 2 टू द पावर x प्लस 17, सारे नंबर एक तरफ कर लो, 2 टू द पावर x का स्क्वायर हो गया 6, और ये माइनस के 7 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर x हो गया, और प्लस 17 माइनस 9 माइनस का 8 आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। फैक्टर कर दो, 2 टू द पावर x की क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, तो 2 टू द पावर x की क्वाड्रेटिक है, फैक्टर हो ही गए, 2 टू द पावर x माइनस 8 आएगा, और 2 टू द पावर x प्लस 1 आएगा, ठीक है ना। -8 प्रोडक्ट करेंगे तो -8, और देखेंगे सम तो आ गया, इक्वल्स टू 0, राइट। अब आप उठा के वैल्यूज लिख लें, 2 टू द पावर x माइनस 8 इक्वल टू 0 लिखते हो, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 8 आएगा, ठीक है, और 8 को 2 टू द पावर 3 लिखोगे, पावर कंपेयर कराओगे तो x की वैल्यू देगा 3। और दूसरा भी देखें, ये जो दिया हुआ है फैक्टर, अगर इसको लिखते हैं 2 टू द पावर x माइनस 1, तो ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है जो कि नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है। 2 टू द पावर x माइनस 1 बोल रहा है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पता है कि ग्राफ आपका नीचे आता ही नहीं है, तो 2 टू द पावर x पूरी वैल्यू हो गई ना y की, और ये नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये वाला फैक्टर पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यू 3 है, थर्ड ऑप्शन इसमें राइट है। उसमें खाली x की वैल्यू निकालनी थी, देन वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू आ रही है 3। देखिए नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें दो एपीज डिफरेंट दी होती हैं और उसमें कॉमन टर्म्स निकालनी होती है, तो उसका एक ट्रिक है, वो हम यहाँ सीखेंगे। तो क्वेश्चन पहले देखें, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द टू सीक्वेंसेस 17, 21, 25, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम एपी ले रहे हैं, एक एपी हो सकती है, दूसरी जीपी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन दो एपीज के बीच में कॉमन टर्म्स कितनी होंगी वो निकालने का इसमें ट्रिक रहती है, तो वो बताऊंगा मैं आपको। 17, 21, 25 देख रहे हो, ये जो है एपी है, मतलब 4 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, 17 और 4 21 और 4 25, इस तरह से 417 तक जाएगी सीरीज। एंड सेकंड सीरीज दे रखी है इसने 16, 21, 26, तो आप देखो 16 और 5 21 और 21 और 5 26, कहने का मतलब ये भी एपी है विद द कॉमन डिफरेंस 5, ठीक है, और ये सीरीज चलेगी आपकी 466 तक। तो अब इसमें क्या करना होता है कि कॉमन टर्म्स निकालनी होती हैं, और सवाल ये पूछा गया है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, कितनी कॉमन टर्म्स इसमें होंगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि वो दोनों की सीरीज को पूरी साथ में रखो, ऐसा है 17, 21 है, 25 है, फिर इसमें 4 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, इसमें आपका डी जो है D1 लिखता हूं मैं, इसका D1 4 है इस वाली सीरीज में, तो अगर 4 है तो 29 हो जाएगा, है ना, 33 हो जाएगा, और 37 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है। ये सीरीज चली जाएगी आपकी 417 तक। और जो सेकंड सीरीज दे रहा है वो दे रहा है 16, 21, 26 और इस तरह से, तो इसमें कॉमन डिफरेंस यहाँ से ही हम निकाल सकते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस D2 5 है, और इस सीरीज को अगर हम देखें तो ये चला रहा है 16, 21, 26 और 31 आएगा, और फिर आएगा 5, 36, 41 आएगा, और आगे चलता जाएगा ये सीरीज, ठीक है। और ये सीरीज इसने चला दी 466 तक। तो या तो आप एक काम करो, जैसे मैंने लिखा पूरी लिखो, ये इसको लिखो 417 तक, और इसे बढ़ाते बढ़ाते लिखो 466 तक, और कॉमन टर्म्स मैच करा दो, एक तो तरीका ये है। और एक हम देख रहे हैं कि ये जो पहला टर्म है वो आपका यहाँ पे मिल रहा है,
कॉमन टर्म, सो दिस इज 21 और सेकेंड टर्म हमें मिल रही है 41 पे। लेकिन इसका एक ट्रिक है कि अगर दोनों एपी हो तो अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें, कॉमन डिफरेंस हो गया कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन टर्म्स, समझ रहे, कॉमन टर्म्स ऑफ एपी, तो जो कॉमन टर्म्स से जो एपी बनेगी, राइट, जो एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस दोनों के कॉमन डिफरेंस का प्रोडक्ट होगा। देख लीजिए कि ये था 21, इसके बाद नेक्स्ट मिला हमें 41 कॉमन दोनों में, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको फॉर्मूला सिखाना चाहूँ तो यह है कि d1 इंटू d2 कर दो, तो d1 इंटू d2 हो गया, इसका d1 4 था और इसका d2 था 5, तो आ गया 20। कहने का मतलब अब हमें कॉमन टर्म्स 20 के कॉमन डिफरेंस पे मिलती जाएंगी, मिल ही रही हैं, देख ही रहे हो। यहाँ 21 है, 21 के बाद में 41 आ रहा है और यहाँ भी 21 है, 21 के बाद 41 आ रहा है, तो ये दो टर्म्स कॉमन हो गई। इसको बोलेंगे जैसे ये एक टर्म कॉमन होगी और ये एक दूसरी टर्म यहाँ कॉमन मिली। अब या तो सारे लिखते चलो, वो उसमें लिखो 466 तक और ये यहाँ तक, ठीक है। तो जो कॉमन मिलने के जो कॉमन मिल सकती हैं, क्योंकि ये सीरीज इसने चलाई 417 तक और ये 466 तक, तो जो कम वाला नंबर है होगा वहीं तक मैच होने की बात है, वहीं तक मिल सकती है। आगे ये सीरीज बढ़ती जाएगी, 17 के आगे देख रहे हो 66 तक है, तो वहां आगे तो मिलना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। तो हमारा 417 तक जो है आपको कॉमन मिल सकती है। तो अब देखिए एक और ट्रिक है कि हमें ये मालूम चल गया कि ये जो कॉमन डिफरेंस है D20 वाला चलेगा, ठीक है, 21 के बाद। तो जो कॉमन डिफरेंस वाली जो कॉमन टर्म्स की एपी है वो 21 41 जाएगी और ये लास्ट करेगी यहां तक, इसके छोटे वाले नंबर तक करेगी, क्योंकि उसके आगे कॉमन मिलना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो कहां तक मिला सकते हो, छोटे वाले नंबर तक। तो इसको हम लिखेंगे कि ये 417 तक। अब बोले ये क्यों लिखा, तो देखिए इसमें ये लिखेंगे कि जो Tn है, Tn वो जो है कोई भी nth टर्म वो लेस देन 417 है, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप लिख देंगे। वैसे तो आप जब 21 मिल गया, 21 41 है, तो 417 के पीछे कहाँ तक जाएगा वो, मतलब हालांकि उसमें भी निकालना ही पड़ता है, तो बेटर है कि मैं ऐसे सॉल्व करके दिखाऊं आपको। तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 21 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d चला रहा है ये 20 का, और इसको 417 से छोटा होना चाहिए। बोला ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि जो भी मैचिंग टर्म बनेंगी Tn nth टर्म वो 417 से स्मॉलर होगी। इन दोनों नंबर में भी जो स्मॉलर है वो ले लिया, तो जो Tn मिलेगी कॉमन वाली जो सीरीज है वो उसमें जो है 417 से कम होगी। सीरीज हम ये चला रहे हैं, तो हम निकाल पाएंगे कि ऐसी कितनी टर्म्स कॉमन मिल जाएंगी। तो देखिए ये आ जाएगा आपका 21 प्लस 20n माइनस 20 लेस देन 417, या 20n ही है और यहाँ पे प्लस 1 बचा था, तो 1 उधर जाएगा, 416 होगा। तो n जो होगा n लेस देन 416 डिवाइडेड बाय 20। अब देखो अगर ये डिवाइड, अगर यहाँ पे 400 होता है तो ये डिवाइड करता आपके 20 टाइम्स, तो ये जो डिवाइड करेगा वो 20 पॉइंट समथिंग रहेगा। मैं पूरा नहीं निकाल रहा हूँ, 20 पॉइंट समथिंग रहेगा, से ऊपर रहेगा। तो अब लेस देन 20 पॉइंट समथिंग में n कितना हो गया, n आपका एग्जैक्ट जो इंटीजर वैल्यू है n आ जाएगा 20। यहाँ पे n 20 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, उसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ 20 रहता 420 तो 21 टाइम्स डिवाइड करता, तो 21 टाइम्स तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, 20 पॉइंट समथिंग टाइम्स हो रहा, तो इसका मतलब पीछे जाएंगे तो नेक्स्ट इंटीजर जो आ रहा है 20 आ रहा है, एंड आंसर इज 20, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट। देखिए सिंपल क्वेश्चन बोलता है कि इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n देन विच ऑफ इट्स टर्म इज 164। तो कौन सी टर्म जो है 164 होगी यदि सम जो है इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मतलब ये तो आपका सम ऑफ n टर्म्स है, तो इसको तो आप उठा के Sn लिख लो, 3n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है ना।
तो दो तरह से हो सकता है ये सवाल, डायरेक्ट ऐसा लिख देंगे तो जो कोई भी टीएन होती है, हमने एक फॉर्मूला देखा था कि जब सम का फॉर्मूला है तो इसमें टीएन जो होता है वो एस एन माइनस 1 से आता है टीएन। तो वो टीएन तो 164 करना चाह रहा है, 164 कौन सी टर्म होगी, तो एस एन आप डायरेक्ट लिख लो, इसमें 3n² प्लस 5n लिख दिया, ठीक है। और इसमें से माइनस करेंगे हम Sn-1, तो n को n-1 से रिप्लेस कर दें तो उसको आप लिख लोगे n-1² प्लस 5 टाइम्स ऑफ n-1, ये रिप्लेसमेंट होगी। और अब इसको सॉल्व कर देने का तो n की वैल्यू आ जाएगी, तो यह देगा 3n² प्लस 5n, ठीक है, माइनस का 3n² माइनस 2n प्लस 1, ओपन करते हैं, माइनस 5 टाइम्स ऑफ 5n प्लस 5n प्लस 5, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लीजिए 3n² तो खत्म ही हो गया, ठीक है, 5n बच रहा है एक, और प्लस 6n, प्लस का 6n एंड माइनस 5n। चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। कांस्टेंट की बात कर लें तो कांस्टेंट हमारे पास -3 है और प्लस 5 है तो प्लस 2 आ गया, ठीक है। तो ये भी आपका मतलब 6n, 164 इक्वल्स टू 6n प्लस 2 हो गया, तो 6n इक्वल्स टू 162 हो गया। तो n की वैल्यू 162 डिवाइडेड बाय 6 हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका 27 टाइम्स, ठीक है, 81/3 इज 27। अब इसको, इस सवाल को अगर मान लीजिए आप ये फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे तो एक और तरीका ये है कि यहाँ पे ऐसा होता है कि जब Sn दिया हो, एक वो अभी हमने प्रॉपर्टी समझी नहीं है लेकिन ठीक है सवाल सामने है तो बता देता हूँ, इस तरह की बात भी होती है कि जो सम लिखते हैं हम, सम ऑफ n टर्म्स दिया होता है वो इस फॉर्मेट में होता है an² प्लस bn। देखिए यही इसका फिक्स फॉर्मेट है, इसी तरह से हो सकता है। तो इस तरह की जो सीरीज है जिसका n टर्म्स का सम दे रखा है, उसमें यदि मान लीजिए उस सीरीज में देखें कि वो इस तरह से दिया हुआ है तो उस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है ये n² का जो कॉफिशिएंट होता है उसका डबल होता है। तो यहां से तो हमें मिल जाएगा d इक्वल्स टू 2a होता है, d इक्वल्स टू 2a होता है, a का डबल कर दो तो सीरीज का कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, और s1 n की जगह 1 पुट कर दो तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, तो फिर सारा काम हो गया। तो देखिए इस सवाल को मैं थोड़ा सा एक और सेकंड और मेथड बता देता हूँ और छोड़ देंगे, फिर वहां पे आप सॉल्व कर सकते हो उसको, नहीं ठीक है ना। तो जब d मिल गया इसमें, अब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म। तो ये जो Sn है यहाँ पे d ये सीरीज का दे रखा है, तो ऐसा है इसका जो कॉमन डिफरेंस है इसका डबल कर देने का, d तो 6 हो गया। फर्स्ट टर्म निकालनी तो s1 कर दो, n1 कर दो तो उससे डायरेक्टली आपको फर्स्ट टर्म ही मिल रही है। तो n1 पुट करेंगे तो यहाँ पे n1 है तो 3 + 5 यानी कि 8, ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई। जब a मिल गया, d मिल गया, तो अब ये पूछ रहा है कि कौन सी टर्म 164 होगी, तो हम लेट कर लेंगे कि nth टर्म 164 होगी। सो 164 इक्वल्स टू a प्लस 8 प्लस n-1 इंटू d, और d चला दीजिए 6। ये भी जब आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 27 देगा, और ये हमें हमारा हो गया सेकंड मेथड। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको बात समझ आए, दोनों में कोई टाइम नहीं लगने वाला है, वो भी डायरेक्ट लिख सकते थे। और ये सेकंड मेथड में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका डबल करके, याद है तो वो d मिल जाया था, s1 करने पे फर्स्ट टर्म आ जाती है, फर्स्ट टर्म और d आया तो आप 164 दिया ही हुआ है, 164, हाँ 164 दिया हुआ है तो उससे निकाल दोगे कि कितनी टर्म्स होंगी इसमें, ठीक है ना। सो 27th इज द आंसर। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह की चीज पूछी जाती है कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 99 इन x - 1 x - 2 x - 3, और ये चला गया अप टू x - 100 तक। अब ये 100 फैक्टर्स अगर प्रोडक्ट होंगे तो जो मैक्सिमम पावर आएगी उस पॉलिनोमियल की वो x टू द पावर 100 आएगी, ठीक है ना, x टू द पावर 100 आएगी। फिर ये पॉलिनोमियल बनेगा मैक्सिमम डिग्री x टू द पावर 100 का। पहले सवाल समझ लो पूरा कि द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 99 इन दिस इज, तो वो कोफिशिएंट बताना है कि क्या है। तो ये चीज समझे पहले कि अगर x1 x - 1 x - 2 और अप टू x - 100 तक गया है
तो इसका मतलब x टू द पावर 100 मैक्सिमम जाएगा पॉलिनोमियल में, फिर x टू द पावर 99 और उसका कोफिशिएंट, फिर x टू द पावर 98 और उसका कोफिशिएंट, फिर x टू द पावर 97 उसका कोफिशिएंट, x टू द पावर, ऐसे ये डिक्रीजिंग जाएगा पूरा पॉलिनोमियल। इसको कोफिशिएंट चाहिए आपको x टू द पावर 99 का। सवाल तो अच्छा है, पर अब ये है कि अभी जैसे मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको कमेंट नहीं बोलूँगा, ये कॉमेडी होती है। पूरे साल भर चलाया सीक्वेंस एंड सीरीज कब स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज कब स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट कर दी तो अब बोले कि सर ये कब खत्म होगा, कितने, आप ये बता दीजिए कितने लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। वो तो मुझे भी नहीं पता कितने में होगा। डेली मैं क्वेश्चंस उठा लेता हूँ, कुछ क्वेश्चंस उसमें लिख लेता हूँ कि ये आज मुझे कराने हैं, उसके आगे बढ़ेंगे। अब जब भी पूरा हो जाए, ठीक है ना, 25 फरवरी को, ठीक है, आपके 25 फरवरी से पहले होना है आप, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता इस बात की, ठीक है ना। आपको यह है कि आपको कंटेंट चाहिए या जल्दी चाहिए, आपको ये सोचना पड़ेगा। तो साल भर चलाया सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज कब स्टार्ट करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे, कर दिया तो बहुत मज़ेदार कमेंट आ रहा है कि इसको ख़त्म कब करेंगे, जल्दी से बता दो, ठीक है ना। चलिए हम आ जाते हैं अपने सवाल पे। द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 99 इन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 अप टू x माइनस 100। जैसा मैंने बताया कि मैक्सिमम डिग्री का जाएगी इस पॉलिनोमियल में x टू द पावर 100, फिर 99 और उसके कोफिशिएंट x टू द पावर 98, कोफिशिएंट इस तरह से चलता जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको एग्जांपल के लिए मैं यहाँ दिखाता हूँ कि अगर खाली x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी तीन ही फैक्टर्स हों तो उसको हम कैसे ओपन अप करते हैं। तो ये पॉलिनोमियल होता है, एक्स क्यूब देता है, क्योंकि ये जो x तीनों x मल्टीप्लाइंग है, एक्स क्यूब आएगा, और जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट आता है वो आते हैं इनकी नेगेटिव वैल्यूज, तो वो आते हैं, इसको खाली ऐड करना होता है, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, प्लस एक्स स्क्वायर के साथ में आएगा दो के प्रोडक्ट आते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक है, उसमें पॉलिनोमियल का पूरा जो है डिटेल दिया है, राइट, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट। तो उसमें आप देखेंगे तो वहां मालूम चलेगा कि कैसे लिखा जाता है इसको। एक्स स्क्वायर आएगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा, दो के प्रोडक्ट पॉजिटिव, ठीक है, और फिर आएगा एक्स इंटू, इसमें आ जाएंगे तीनों, ठीक है ना। एक्स के बाद में एक्स क्यूब ले लिया, एक्स स्क्वायर में ये आ गए, दो आ गए, और फिर एक्स इसके बाद में आना चाहिए, एक मिनट देख लेते हैं, एक्स है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई है, इसके बाद एक्स आएगा, यस, यहाँ पे एक्स आएगा, एक्स के साथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा, और फिर कांस्टेंट टर्म आएगी अब, और वो नेगेटिव आएगी। तो एक नेगेटिव चलाना होता है, एक पॉजिटिव चलाना होता है। तो अब आपको खाली बचेगा माइनस का ए बी सी, तीनों का प्रोडक्ट। तो एक ये पैटर्न होता है इस तरह का, राइट। इस पैटर्न के हिसाब से अगर वहां हमें 100 फैक्टर्स हों तो हमें पता है कि ये जो प्रोडक्ट है x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 है, और ये चला गया आपका x माइनस 100 तक, ठीक है, x माइनस 100 तक चला गया, तो ये एक तो x की पावर 100 देगा, राइट, और उसी स्टाइल में x टू द पावर 99 का कोफिशिएंट चाहिए, x टू द पावर 99 का कोफिशिएंट में ये जो इनके ये जो फैक्टर है ये वाला -1 -2 -3 वैसे आ जाते हैं, -1 -2 -3 -4 और अप टू -100 तक आएगा सारे फैक्टर्स, और प्लस x टू द पावर 98 और दूसरे भी आएंगे, लेकिन अब उनको लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो जो कोफिशिएंट चाहिए था x टू द पावर 99 का वो हमें मिल चुका है यहाँ पे, और वो कोफिशिएंट ये रहा, है ना। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 99 वो आ जाएगा -1 -2 -3 -4, और ये नंबर चला गया -100 तक। तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, 1 + 2 + 3 + 4, और ये चला जाएगा प्लस अप टू 100 तक, और 1 से लेके 100 तक 100 नेचुरल नंबर्स का सम का फार्मूला लगा देंगे सीधा। सो ये आ जाएगा n+1/2, n चला गया 100 तक, 101/2, राइट। तो इसको लिख दो आप माइनस का, दिस इज 50 × 101, और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 50 देगा, माइनस का 101 को 50 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट, तो ये 1 से 50 50 50 50, राइट।
सो दिस इज इक्वल्स टू -50 -5050। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा। ये अच्छा सवाल था।